नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबर उत्तराखंड से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुंबई रोड शो में राज्य सरकार को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। सरकार आईटी, डेटा सेंटर, थीम पार्क, हेल्थ केयर सेक्टर में निवेशक लाने में सफल रही है। मुंबई रोड शो के दौरान राज्य सरकार ने अलग अलग उद्योग समूहों के मध्य 30,200 करोड़ के MOU साइन किए, जबकि अब तक हुए सभी रोड शो में 1,24,000 करोड़ से ज्यादा के करार हो चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अब तक लंदन, बर्मिंघम, अबू धाबी, दुबई के 4 इंटरनेशनल रोड शो हो चुके हैं, जबकि देश के अंदर दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और मुंबई में 5 रोड शो हुए हैं। लाख करोड़ के MOU हमारे हो चुके हैं, निवेशकों के ऊपर करार हो चुका है और यहाँ पर आज भी बहुत सारे प्रस्तावों पर आज करार हो रहा है। तो ये संख्या मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़ी संख्या है। मुंबई में भी लोगों में बड़ा उत्साह है और वैसे भी उत्तराखंड और मुंबई और महाराष्ट्र का बड़ा संबंध है। हमें लगता है जिस प्रकार यहाँ पर आज बड़ी संख्या में लोग आए हैं और इन्वेस्टर आए हैं, इंडस्ट्री समुदाय के लीडर्स आए हैं, तो एक बड़ा निवेश उत्तराखंड में यहाँ से आएगा। टूरिज्म है, फार्मा है और ऑटोमोबाइल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, लॉजिस्टिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ, वेलनेस है। इन सभी क्षेत्रों में लोगों का और नए नए क्षेत्रों का भी लोग, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं स्किल डेवलपमेंट में भी काम करना चाहते हैं। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर उनसे शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर सीएम धामी ने उन्हें उत्तराखंड की प्रतीक पहाड़ी टोपी पहनाकर और केदारनाथ मंदिर की प्रतिमूर्ति देकर चारधाम आने का न्योता दिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीएम धामी को शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। उन्हें भगवान गणेश की प्रतिमा भेंट की। सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी, माता विष्णा देवी और दोनों बेटों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इस दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने उनका स्वागत किया और बद्रीनाथ धाम का विशेष प्रसाद भेंट स्वरूप दिया। सीएम धामी की पत्नी ने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की, प्रदेश में खुशहाली की कामना की। इससे पहले सीएम धामी की पत्नी केदारनाथ धाम भी गई और भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। केदारनाथ धाम में सीएम धामी के परिवार ने मंदिर में रुद्राभिषेक पूजा की गई उनकी ओर से। भगवान केदारनाथ से प्रदेश की सुख समृद्धि की उन्होंने कामना की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केदारनाथ धाम में है। केदारनाथ में दूसरा दिन राहुल गांधी का, जहां श्रद्धालुओं से वो मिले, उनसे बातचीत की। दोपहर बाद राहुल गांधी ने केदारनाथ धाम में विशाल भंडारा किया, खुद भक्तों को प्रसाद बांटते नजर आए। राहुल गांधी से मिलकर लोग काफी खुश दिखे। राहुल गांधी ने श्रद्धालुओं से हालचाल लिया, प्रसाद लेने का आग्रह किया। उसके बाद देर शाम वो केदारनाथ की सायंकालीन आरती में शामिल हुए। इससे पहले सुबह करीब 2 किलोमीटर की यात्रा तय कर भैरवनाथ मंदिर पहुंचे थे, जहां पर पूजा अर्चना की। राहुल गांधी आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल भी गए, वहां पर दर्शन किए। कोई भी पार्टी वाला, कोई भी नेता हो, जो भगवान में श्रद्धा विश्वास रखता है, उसका तीर्थ पुरोहित पहले से ही स्वागत करता है। ये तीर्थ पुरोहितों की परंपरा है। लेकिन ये पहली यात्रा, देश के एक महान नेता की पहली यात्रा मैंने ऐसी देखी, जो VIP के नाम पे बिल्कुल भी कुछ सुविधा नहीं ले रहे हैं। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में फोटो खींचने का मामला फिर चर्चा में है। रविवार को दर्शन गए थे बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का मंदिर के गर्भगृह में फोटो वायरल हो रहा है।
जिसकी वजह से अब कांग्रेस और दूसरे दलों ने मंदिर समिति, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर और बीजेपी पर निशाना साधा। उनका कहना है कि आम श्रद्धालुओं और धीरेन्द्र शास्त्री के लिए नियम अलग अलग क्यों हैं। वहीं मंदिर समिति इस पूरे मामले पर सफाई दे रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति पर एक व्यक्ति पर निगरानी करना किसी भी पुलिस प्रशासन के लिए, मंदिर समिति के लिए संभव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमारा प्रयास रहता है कि मंदिर के भीतर में किसी प्रकार की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी न हो और हम निरंतर जो श्रद्धालु, तीर्थयात्री, वीआईपी, वीवीआईपी, महानुभाव जो वहां पर पहुंचते हैं उनसे अनुरोध भी करते रहते हैं। खबर चमोली से। यहां बद्री केदार मंदिर समिति में वित्तीय अनियमितता की जांच शुरू हो गई है। शासन के आदेश के बाद चमोली के सीओ मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं सीओ ने बद्री केदार मंदिर समिति से जरूरी जानकारी मांगी। बीकेटीसी में विज्ञापन प्रकाशन को लेकर गड़बड़ी सामने आई थी, जिसके बाद लगातार इस मामले की जांच की मांग हो रही थी। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है और इसी बीच अक्षत कलश पूजन किया गया, जिसके बाद हरिद्वार भी ये अक्षत कलश पहुंचे। हर की पैड़ी पर कलश का पूजन हुआ। कलश के अक्षत और फूलों को घर घर बांटा जाएगा और इसी के साथ लोगों को अयोध्या आने का निमंत्रण भी दिया जाएगा। पूजन के बाद देश भर के सभी राज्यों में अक्षत पूजा में इस्तेमाल हुए चावल भेजकर लोगों को मंदिर के भव्य उद्घाटन के लिए निमंत्रण भेजा जाएगा। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम होना है। उत्तराखंड में कल छात्र संघ चुनाव होना है, जिसके लिए आम सभा हुई। आज कई जगहों पर हंगामा भी हुआ। कुमाऊं विश्वविद्यालय के नैनीताल कैंपस में छात्रों की आम सभा हंगामे की भेंट चढ़ गई। एनएसयूआई ने छात्रों पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया। इस दौरान हंगामा होता रहा और एनएसयूआई नेता धरने पर बैठ गए। हालांकि जब छात्र नेता छात्रों को संबोधित कर रहे थे, तभी एनएसयूआई के प्रत्याशी मंच पर चढ़ गए थे, भाषण देने लगे। इसी दौरान पुलिस और छात्रों के बीच खींचतान शुरू हो गई। हंगामे के बीच छात्र नेताओं ने अपनी बातें रखी और आम सभा खत्म की गई। छात्रों के चुनाव में सत्ता पक्ष का जो आपने बोला कि हस्तक्षेप है, इस बात को मैं पूरी तरीके से नकारता हूं, इसलिए कि ऐसा जब भी जो भी निर्णय हम लोगों ने लिया है किसी भी पक्ष में, वो सब विश्वविद्यालय प्रशासन और चुनाव के कार्यालय से संबंधित सभी लोगों ने निष्पक्ष रूप से और सर्वसम्मति से लिया। बागेश्वर कैंपस में छात्र संघ चुनाव के प्रत्याशियों ने आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान एनएसयूआई और एबीवीपी के प्रत्याशियों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। इसी बीच दोनों के समर्थक छात्र आपस में भिड़ गए। थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव किया और छात्रों को शांत कराया। तो आज गैदरिंग के दिन थोड़ी सी सब ठीक ठाक ही रहा, लेकिन बच्चों में थोड़ी सी बैनर आगे पीछे लगाने के लिए आपस में थोड़ी सी विवाद हो रहा था, जिन्हें समझा बुझा दिया गया है। ऐसा कोई नहीं, सब शांतिपूर्वक चल रहा है, सही तरीके से चल रहा है। उत्तराखंड के मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को तालीम देने के मामले सामने आने के बाद अब माहौल गर्म है। कांग्रेस ने कहा कि इससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार के दावों की हकीकत सामने आ जाती है। वहीं बीजेपी का कहना है कि मदरसों को संरक्षण देने वाली कांग्रेस के हाल किसी से छिपे नहीं हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अवैध मदरसों को बंद किया जाएगा, एक्शन भी लिया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके अभी भी 700 से ज्यादा मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिनका रिकॉर्ड खुद मदरसा शिक्षा परिषद के पास भी नहीं है। इस बीच बड़ा खुलासा हुआ है। नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में चल रहे 30 मदरसों में 750 गैर मुस्लिम बच्चे भी तालीम ले रहे हैं। हालांकि मदरसा शिक्षा परिषद का दावा है कि इन मदरसों में एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। यहाँ दीनी तालीम मुस्लिम बच्चों को अलग से दी जाती है। जो हमारे यहाँ जिन 30 स्कूलों में 749 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं,
उसमें अधिकतर यानी बिल्कुल 100% वो अभिभावकों की मर्जी से वो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, क्योंकि या तो वहां स्कूल नहीं होंगे या कोई भी और कारण रहा हो। मदरसा शिक्षा बोर्ड इन मदरसों को कोई खर्चा नहीं देता। सरकार से संबंध नहीं है तो सरकार भी इनको ऐड नहीं देती। ऐसे में सवाल यह है कि इन मदरसों को फंडिंग आ कहां से रही है, टीचरों की सैलरी कैसे मिल रही है। मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पूरे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। जिन मदरसों को न शिक्षा विभाग से मान्यता है न एनसीईआरटी की मान्यता है, मजबूर होकर बच्चों को वहां पर शिक्षा ग्रहण करने जाना पड़ता है। और इससे साफ दिख रहा है कि सरकार की जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो आरटीआई के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए था, उन बच्चों को ऐसे स्कूलों में जाना निश्चित रूप से सरकार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलता है। विषय संज्ञान में आया तो सरकार के विषय संज्ञान में आने पर सरकार तो कार्रवाई कर रही है ना। ये तो कांग्रेस के जमाने में क्या हाल था, ये तो आप जान ही सकते हैं कि किस तरीके से इनको मदरसों को संरक्षण दिया गया है, किस तरीके से उनके जमाने में अनियमितताएं हुई हैं, लेकिन कांग्रेस तो उस तरफ देखती नहीं थी। जानकार कहते हैं कि गंभीरता से जांच हुई तो मदरसों की तादाद और इनमें पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों की संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इसे बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए गंभीर चिंता भी जताई है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। पर्यटन विभाग में विशेष कार्यकारी अधिकारी भास्कर खुलबे और पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर मास्टर प्लान के काम का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने शेष नेत्र, बद्रीश झील, अराइवल प्लाजा और अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा के साथ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के कामों का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यदायी संस्था को मास्टर प्लान काम तेजी से पूरा करने के निर्देश भी दिए। पहाड़ों पर कई होम स्टे अब सवालों के घेरे में हैं। स्थानीय लोगों के रोजगार पर बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया है और अपने आवासों को गुपचुप तौर पर किराए पर दे रहे हैं। खुद महानगरों में बैठकर मोटी रकम वसूल रहे हैं। नैनीताल जिले में बने कॉटेजों का कारोबार इन दिनों खूब फल फूल रहा है। इन कॉटेजों को दिल्ली जैसे अन्य महानगरों से बुक कराकर मकान मालिक पैसा कमा रहे हैं। जिले के भीमताल, रामगढ़, मुक्तेश्वर, नथुआ खान, भवाली समेत कई जगहों पर अवैध रूप से पर्यटकों को होम स्टे के नाम पर अपने घरों में रोका जा रहा है, जिससे सरकार को मिलने वाले टैक्स की जमकर चोरी की जा रही है। अब ऐसे होम स्टे और कॉटेजों पर एक्शन की मांग की जा रही है। इनकी तो सबसे पहले जांच होनी चाहिए कि भैया आपने अपना आवास बनाया है, आवास अपने निजी रहने के लिए बनाया है, उसको आप अपने रिश्तेदारों के लिए और दूसरों के लिए ऐसे होम स्टे कर रहे हैं, तो इसमें दोनों को नुकसान हो रहा है, सरकार को भी हो रहा है और साथ ही स्थानीय जो बेरोजगार जो अपना पूरा रोजगार छोड़ के बाहर से यहाँ आए हैं। सरकार ने होम स्टे योजना राज्य के लोगों के लिए निकाली, तो पहाड़ों में घर बनाकर रह रहे महानगरों के लोगों ने भी इसका फायदा उठा लिया और अपने घरों से बुकिंग कर मोटी रकम ले रहे हैं। हालांकि जब मुख्यमंत्री दरबार में मामला उठा, अब सरकार भी इन पर सख्त है। लेकिन सवा नाली में लोग जमीन खरीद के यहाँ पे जो कॉटेजेस बना रहे हैं और उसको होम स्टे के रूप में चला रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा ले रहे हैं। हमारे होटलों से ज़्यादा उनकी चार्जेस हैं और इस पर रोक लगनी चाहिए। इससे रेवेन्यू का बहुत बड़ा लॉस है। तो उस पर हम लोगों ने संज्ञान लिया है, उस पर जल्दी जो है चूंकि आगे कार्रवाई भी करेंगे और उस पर कोई नीति भी बनाएंगे। बहरहाल पिछले कई सालों से इन घरों में रोजगार होम स्टे के नाम पर चल रहा है, तो अधिकारी भी इस कारोबार पर चुप बैठे रहे। हालांकि अब मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया है, ऐसे में अब इन पर कड़ी कार्रवाई होने जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। बागेश्वर के कुछ युवा खेती किसानी से ही खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। कई युवाओं ने पहाड़ों पर फूलों की खेती की और सरकार की हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन योजना
उनके लिए वरदान साबित हो रही है। यहाँ लगभग 50 हेक्टेयर भूमि पर गेंदा फूल की खेती हो रही है। फूलों की खेती करने वाले किसान कुछ ही महीनों में अच्छी आमदनी कर रहे हैं। त्योहारी सीजन के साथ ही शादी विवाह के मौकों की वजह से फूलों की भारी डिमांड होती है। साथ ही सरकार भी फूलों के लिए मार्केट उपलब्ध करवा रही है। 7-8 सालों से हम फूलों की खेती कर रहे हैं, जिसमें जिला प्रशासन और उद्यान विभाग का काफ़ी सहयोग मिल रहा है और हम तरह तरह के कलर के गेंदे के पुष्प लगाते हैं और भी फूल लगाते हैं, जो कि हमारी दिवाली के लिए पूरे तैयार हो चुके हैं। बागेश्वर में देख के बहुत अच्छा लगा कि फूलों की यहाँ पर कमी नहीं है। बुकेज भी आपके बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स के मिलते हैं, चाहे वो आपका यहाँ पर लिलियम भी लोग लगा रहे हैं। यहाँ गेंदे की इन्होंने खेती की है, गेंदे के अच्छी वैरायटी के हाइब्रिड से भी कर्नाटका से मंगा के भी लगाए हैं। तो ये देख के अच्छा लगा और इससे इनकी काफ़ी अच्छी इनकम भी हो रही है। जैसा मुझे पता चला 12 से 15 क्विंटल ये उत्पादन कर रहे हैं, जिससे 1 से 1.5 लाख तक का ये इसमें कमा लेते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।